बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में हमने जनरल बोरिंग कॉस्ट को डिस्कस किया आपसे। उससे लास्ट क्लास में हमने स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट को डिस्कस किया। आज हम एक सिंपल क्वेश्चन वर्कआउट करना चाहते हैं, इसमें जनरल बोरिंग कॉस्ट भी और स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट भी हो। तो एक वक्त में जब जनरल बोरिंग कॉस्ट भी होगी और स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट भी होगी तो हम इन तमाम चीज़ों को किस तरह डील करेंगे, इस बात को जहन में रखिएगा। नाउ तवज्जो कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं। यहाँ पर अच्छी तरह आप सब रीड कीजिएगा। On November 1, 2001, Jamal Nasir and Company contracted Varda Construction Company to a building constructed for 2.8 million on land costing 0.2 million। यानी एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होनी है और उसकी कंस्ट्रक्शन पे कितना एक्सपेंडिचर होना है, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पे कितना खर्चा होना है, 2.8 मिलियन। और वो खर्चा किस पर होना है, लैंड पर, जिसकी मालियत कितनी है, 2 मिलियन, 0.2 मिलियन, 2 लाख रुपए। यानी कि ओवरऑल जो टोटल आपका एक्सपेंडिचर होना है क्वालिफाइंग एसेट पर, वो कितना होना है, 3 मिलियन। यस और नो, जवाब दें। ओवरऑल जो आपका एक्सपेंडिचर होना है क्वालिफाइंग एसेट पर, वो कितना होना है, 3 मिलियन। ठीक है जी। परचेज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर एंड इंक्लूड इन द फर्स्ट पेमेंट। जमीन भी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर से खरीदी गई है और उसकी पेमेंट भी पहली इंस्टॉलमेंट में क्या है, शामिल है। तो क्या मैं जमीन को क्वालिफाइंग एसेट मानूं? क्या लैंड क्वालिफाइंग एसेट है? जवाब दें। यस, लैंड भी क्वालिफाइंग एसेट है ना यार। ये लैंड क्यों लिया, मकसद क्या है इसका? बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए, है ना। तो इट मींस दैट ये लैंड डायरेक्टली तो अवेलेबल फॉर यूज नहीं हो जाएगा। इसका असल मकसद तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगी तो फिर ये लैंड और बिल्डिंग मिलकर अवेलेबल फॉर यूज होंगे। तो लैंड भी क्या है बेटा, क्वालिफाइंग एसेट है। लाइसेंस की एग्जांपल दीजिए। लाइसेंस तो हमने खरीद लिया, लेकिन लाइसेंस का यूज कब हो पाएगा, जब हम नेटवर्क डेवलप कर लेंगे। तो लाइसेंस भी क्या हुआ था, क्वालिफाइंग एसेट था। ये लाइसेंस वाली एग्जांपल आप भूल गए मेरे ख्याल से। उसके बाद जमाल नासिर एंड कंपनी मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स टू द कंस्ट्रक्शन कंपनी ड्यूरिंग 2002। अच्छा जी, तो जमाल नासिर कंपनी वो कंपनी है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा रही है, और वर्दा कंस्ट्रक्शन कंपनी वो कंपनी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके दे रही है। तो हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं, जिसके लिए बिल्डिंग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। तो किसके लिए बिल्डिंग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है? जो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा रहा है। कौन बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा रहा है? जमाल नासिर एंड कंपनी। यस और नो? और कॉन्ट्रैक्टर कौन है? वर्दा कंस्ट्रक्शन कंपनी। ना, तो पहली पेमेंट हुई है जनवरी 1 को बेटा, कितनी, 4,20,000। दूसरी पेमेंट हुई है मार्च 1 को कितनी, 6 लाख। तीसरी पेमेंट हुई है मई 1 को कितनी, 1,80,000। और चौथी पेमेंट हुई है 31 दिसंबर को कितनी बेटा, 9 लाख रुपए। और टोटल कुल मिला के कितनी पेमेंट हुई है, 3 मिलियन। तो एग्जैक्टली हमारा एक्सपेंडिचर है ही 3 मिलियन के बराबर। 0.2 मिलियन का लैंड है और 2.8 मिलियन का कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर है। तो 3 मिलियन तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है ही है। अब इस 3 मिलियन को फाइनेंस करने के लिए अगर हमने बोरिंग कॉस्ट इनकर की है, तो वो बोरिंग कॉस्ट भी इस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आके क्या हो जाएगी बेटा, ऐड हो जाएगी। क्लियर? नाउ आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड एंड द बिल्डिंग was ready for occupancy on December 31st, 2002। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई 31 दिसंबर 2002 को। ठीक है। यानी कि ये बिल्डिंग अवेलेबल फॉर यूज हो गई 31 दिसंबर 2002 पर। इस पॉइंट पर आकर आपका सब्सटेंशियल पीरियड क्या हो गया, एंड हो गया। जमाल नासिर एंड कंपनी हैड द फॉलोइंग डेट आउटस्टैंडिंग ऑन December 31, 2002। ईयर एंड पर जहां पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है, और ये ईयर एंड भी है, यहां पर जमाल नासिर एंड कंपनी के पास कितनी लायबिलिटीज आउटस्टैंडिंग थी, उसने स्पेसिफिक डेट ली थी। स्पेसिफिक मतलब फॉर स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्टिंग अ क्वालिफाइंग एसेट। यस और नो? सबसे बात कर रहा हूं बेटा, सब लोग रिस्पॉन्स है तो बात बनेगी। तो जब कुछ देखें, जब क्वेश्चन खुद किसी लोन को स्पेसिफिक बोल दे तो फिर आपको सोचना ही नहीं है ना बेटा।
फिर सोचना है आपको या सोचना नहीं सोचना? जवाब दे। फिर तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्या ख्याल है? तो जब क्वेश्चन आपको बोल दे कि ये लोन स्पेसिफिक है तो आप मान लें स्पेसिफिक है, दैट्स ऑल। सोचना तो जब तक जब क्वेश्चन ना बताए कि लोन क्या है। अच्छा जी, 15% 3-year लोन टू फाइनेंस परचेज ऑफ लैंड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग डेटेड December 31st 2001। ये लोन कब लिया आपने? 31 दिसंबर 2001 को। तो इट मींस दैट ये लोन कितना अर्सा आउटस्टैंडिंग हुआ इस अकाउंटिंग पीरियड में? 12 महीने, विद इंटरेस्ट पेएबल एनुअली ऑन December 31st। और इस लोन पे कितना इंटरेस्ट बनेगा? साल भर का इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है। और वो कब पे करना है? 31 दिसंबर। मतलब जो भी इंटरेस्ट है वो 31 तारीख को पेड है, वो ड्यू नहीं है। मतलब ये नहीं, क्योंकि इसने बोल दिया ना पेएबल एनुअली ऑन December 31st, ठीक है। तो अब इसका इंटरेस्ट पेड होगा। कोई भी इंटरेस्ट जो है वो इसमें लायबिलिटी नहीं बन पाएगा, क्योंकि जितना 12 महीने का इंटरेस्ट ड्यू पे हो चुका। और वो इंटरेस्ट किस प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होगा? 1.5 मिलियन का प्रिंसिपल है। 1.5 मिलियन इस लोन का अमाउंट है, ठीक है। 15% 3-year लोन, और इस लोन का प्रिंसिपल कितना है? 1.5 मिलियन। इस पे इंटरेस्ट कितना लगेगा? 15%। और ये लोन कितना आउटस्टैंडिंग रहेगा? 3 साल। यानी बेटा अगर हम सोचें तो 12 महीने तो वो हैं जिस दौरान कंस्ट्रक्शन हुई है। तो जो कंस्ट्रक्शन वाले 12 महीने हैं उस दौरान की तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी। लेकिन 2002 के बाद जो 2003 2004 में ये लोन आउटस्टैंडिंग रहेगा मजीद 2 साल, तो जो अगले 2 साल का जो इसका इंटरेस्ट होगा वो कैपिटलाइज नहीं होगा, वो तो एक्सपेंस बनेगा। यस और नो? लेकिन अभी तो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं 2002 तक की। तो जनवरी 1 2002 से लेकर 31 दिसंबर 2002 तो हमारा क्या है? सब्सटेंशियल पीरियड है कि नहीं है? और ये स्पेसिफिक लोन है। तो इस 1.5 मिलियन पर जो भी 12 महीने का इंटरेस्ट बनेगा वो पूरा का पूरा क्या होगा बेटा? कैपिटलाइज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इन्वेस्टमेंट इनकम है या नहीं है, इसको छोड़ दें, इग्नोर करें इस बात को। क्वेश्चन ने डायरेक्ट बोल दिया है कि स्पेसिफिक लोन है, आप मान लें स्पेसिफिक लोन। अदर डेट्स का मतलब बोलने का मतलब क्या है कि यार देखो तुम्हारी कंस्ट्रक्शन पे होने वाला खर्चा कितना है? 3 मिलियन। और तुम्हारे पास स्पेसिफिक लोन कितना अवेलेबल? 1.5 मिलियन। तो जब 3 मिलियन का खर्चा करना है तो 3 मिलियन में से 1.5 मिलियन का खर्चा तो कहां से निकल आएगा? स्पेसिफिक लोन से जनरेट होने वाले फंड से। लेकिन जो मजीद 1.5 मिलियन पे करना है उस 3 मिलियन के अंदर, उसको पे करने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। वो पैसा कहां से फाइनेंस हुआ? वो कहता है फाइनेंस हुआ अदर डेट से, यानी उसकी फाइनेंसिंग हुई है जनरल बोरिंग कॉस्ट, जनरल बोरिंग से। और उस पर क्या इनकर हुई है? जनरल बोरिंग कॉस्ट इनकर हुई है। तो 10% 5-year लोन पेएबल डेटेड December 31st 1998 with interest payable annually on December 31st, ठीक है जी। 10% लोन है, कब से लिया हुआ है? 1998 से। 98 फिर 99 फिर 2000 फिर 2001 एंड देन 2002। तो हमें इससे गर्ज नहीं है, हमें तो ये देखना है कि एक अकाउंटिंग पीरियड में कितना इंटरेस्ट ड्यू हुआ और उसमें से कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, बस खत्म। तो बात ये है कि ये लोन भले 4 साल पुराना हो, इस अकाउंटिंग पीरियड में इसमें कितना लोन कितना इंटरेस्ट बनेगा? 12 महीने का ही बनेगा। अच्छा जी, एक और लोन है 12% 10-year bonds issued on December 31st 1997 with interest payable annually on December। सबका इंटरेस्ट पेड है, सबका इंटरेस्ट पे हो चुका है 1.2 मिलियन, ठीक है जी। अच्छा, तो कीपिंग इन व्यू the requirements of IS 23 calculate the following: टोटल एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर द ईयर। एक्चुअल इंटरेस्ट तो हमेशा किस पे निकलेगा बेटा? आप सब जानते हैं एक्चुअल इंटरेस्ट किस पे निकलेगा? प्रिंसिपल अमाउंट्स पर, चाहे वो जनरल लोन हो या स्पेसिफिक लोन। नंबर 2, कैपिटलाइजेशन रेट। कैपिटलाइजेशन रेट हमें क्यों चाहिए होगा? ऑब्वियसली कैपिटलाइजेशन रेट हमें चाहिए होगा किस पर? जनरल बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करने के लिए। नंबर 3, इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। बताइए टोटल इंटरेस्ट में से कितना इंटरेस्ट आप कैपिटलाइज करेंगे? तो इट मींस दैट अगर टोटल इंटरेस्ट में से मैं इंटरेस्ट कैपिटलाइज लेस करूं तो बाकी जो बचेगा वो क्या? इंटरेस्ट एक्सपेंस है। यस और नो? तो मैं क्वेश्चन को शुरू कर रहा हूं बेटा कहां से? रिक्वायरमेंट नंबर 3 से।
ठीक है जी। रिक्वायरमेंट नंबर 3, बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज। ठीक है, रुपीज स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है जी। ऐड कर दें इसमें क्या, जनरल बोरोइंग कॉस्ट। वर्किंग नंबर 2, ठीक है जी। अब यहाँ लिख रहा हूँ स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट वर्किंग नंबर 1। तो स्पेसिफिक लोन कितना है बेटा, 1,500,000। उस पे इंटरेस्ट कितना है, 15%। और ये अमाउंट कितना आउटस्टैंडिंग रहा, पूरे 12 महीने, 12 डिवाइड बाई 12। तो स्पेसिफिक लोन पे जो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी बेटा, वो एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट होगी। हाँ भाई, 15 का 15%, 15 मिलियन, 1.5 मिलियन का 1.5 मिलियन का 15%, 15 लाख का 15%, कितना बना, जवाब दे। 225,000। ठीक है जी। अब क्या करना है बेटा, वर्किंग नंबर 2। वर्किंग नंबर 2 क्या है, जनरल बोरिंग कॉस्ट एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स। याद रखिएगा कि हम फंड्स की एलोकेशन करेंगे, मतलब अगर हमारे पास स्पेसिफिक फंड अवेलेबल है तो हम कोई और फंड इस्तेमाल नहीं करेंगे क्वालिफाइंग एसेट की कंस्ट्रक्शन। मतलब हम पेमेंट की एलोकेशन दिखाएंगे, हमने पेमेंट इस्तेमाल करने के लिए फंड कहाँ से पिक किए। तो कम से कम हम फंड्स को दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं कि एक स्पेसिफिक फंड्स है और एक जनरल फंड्स है। जरा इस वर्किंग को अच्छी तरह समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग है इस चीज के लिए। डेट आ गया। अब इस केस में हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो दो जगह से खर्च हुए हैं बेटा। या तो कहां से खर्च हुए हैं, स्पेसिफिक फंड्स, या कहां से खर्च हुए हैं, जनरल फंड्स। कैपिटलाइजेशन रेट जो है वो अप्लाई करना है किन एक्सपेंडिचर पर, उन एक्सपेंडिचर पर जो कहां से इनकर हुए हैं, जनरल फंड्स। क्योंकि स्पेसिफिक फंड जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसकी तो बोरिंग कॉस्ट एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट ही है। ठीक है जी। जो आप यहाँ पर कैपिटलाइजेशन रेट अप्लाई करेंगे, जिसको हम वर्कआउट करते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर, पीरियड
और फिर क्या आएगा, बोरिंग कॉस्ट। ठीक है जनाब, अब आप बताइए, सबसे पहले आप ये देखिए कि आपने सबसे पहला एक्सपेंडिचर कब किया। आपने सबसे पहला एक्सपेंडिचर कब किया बेटा? जनवरी 1 को। कितने का एक्सपेंडिचर किया? जवाब दें। 4,20,000 का। अब आपको ये सोचना है कि जिस वक्त आप ये पहली पेमेंट कर रहे थे, क्या वो पहली पेमेंट करते वक्त आपके पास स्पेसिफिक लोन अवेलेबल था? स्पेसिफिक लोन से जनरेट होने वाला फंड अवेलेबल था? जिस वक्त आप ये 4,20,000 पे कर रहे हैं, उस वक्त क्या आपके पास स्पेसिफिक लोन से जनरेट होने वाला फंड अवेलेबल था? जवाब दे सब। जिस वक्त आप ये 4,20,000 पे कर रहे हैं, तो क्या उस वक्त आपके पास स्पेसिफिक लोन से जनरेट होने वाला फंड अवेलेबल था? यस, अवेलेबल था। क्यों? आपने लोन कब लिया? आपने लिया लोन 31 दिसंबर 2001 को, और आपका कंस्ट्रक्शन कब से शुरू होता है? 1 जनवरी 2002 से। अभी आपका करंट अकाउंटिंग पीरियड क्या है? 2002 है ना बेटा? तो लिखा हुआ क्या है? 15% 3-year लोन टू फाइनेंस परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग डेटेड 31 दिसंबर 2001। 31 दिसंबर 2001 को आपने लोन ले लिया है। जनवरी 1 2002 को आप पहली पेमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? पहली पेमेंट करने से एक दिन पहले आपके पास लोन ट्रांसफर हो चुका है और आपके पास 15 लाख के फंड्स अवेलेबल हैं। यस और नो? तो जब हम पहली पेमेंट कर रहे हैं, उस वक्त हमारे पास अगर स्पेसिफिक फंड अवेलेबल है, तो हम उसी फंड को इस्तेमाल करेंगे। सही है? इसका मतलब जब स्पेसिफिक और जनरल बोरिंग कॉस्ट दोनों आ रही हो, तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमने पेमेंट कहां से की। सब बताएंगे बेटा। 1 जनवरी 2002 को जो हमने पेमेंट की है पहली, कितनी पेमेंट की है? 4,20,000 की। वो पेमेंट मैं कहां से अज्यूम करूं? स्पेसिफिक फंड्स या जनरल फंड्स? मैं बोलूंगा स्पेसिफिक फंड्स। स्पेसिफिक फंड के होते हुए हम कोई और फंड इस्तेमाल क्यों करेंगे? लॉजिकल बात है। बस हमने कहा जो 4,20,000 खर्च हुए, वो उस 15 लाख में से खर्च हुए जो हमें किसने जनरेट करके दिया? स्पेसिफिक लोन पर। और स्पेसिफिक लोन की बोरिंग कॉस्ट ऑलरेडी ऊपर कैपिटलाइज है। कितने से? 2,25,000 से। जवाब दे बेटा। तो इस पर मुझे कोई फर्दर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं है। कैपिटलाइजेशन रेट तो मैं उस पर अप्लाई करूंगा जो फंड्स मैंने कहां से एलोकेट किए? जनरल बोरिंग्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर फंड इस्तेमाल हुआ है स्पेसिफिक फंड से, तो उस पर कोई जनरल बोरिंग कॉस्ट नहीं आएगी। उस पर तो ऑलरेडी स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट जो है, जो एक्चुअल लायबिलिटी पे वर्कआउट हो चुकी है, वही आ चुकी है ऊपर। अच्छा जी, अब बताइए नेक्स्ट पेमेंट कब हो रही है? नेक्स्ट पेमेंट कब हो रही है? भाई रिस्पॉन्स कर दिया करें सब लोग। बेटा नेक्स्ट पेमेंट कब हो रही है? 1 मार्च को। कितनी हो रही है? 6 लाख रुपए। तो क्या हमारे पास 1 मार्च को स्पेसिफिक फंड्स में इतनी सफिशिएंट रकम मौजूद है कि हम क्या करें? 6 लाख रुपए वहां से पे कर दें? मतलब क्या हमारे पास 1 मार्च को, देखो हमारे पास स्पेसिफिक फंड में कितनी रकम थी? 1.5 मिलियन। 1.5 में से हमने कितने खर्च कर दिए? 4,20,000। कितने बचे?
10,80,000। जवाब देना प्लीज यार, जवाब दे प्लीज सब लोग। देखो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, दिमाग चलाना पड़ेगा। कितना बचा? 10,80,000। तो 1 मार्च को हमारे पास 10,80,000 मौजूद है। इन्वेस्टमेंट का कोई तस्करा नहीं है, इसलिए आसान हो गया आपके लिए बात। तो अभी हमें कितना खर्चा करना है? 6 लाख। तो 6 लाख रुपए का खर्चा करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट रकम मौजूद है। तो इसका मतलब क्या? अगली पेमेंट जो हुई है 6 लाख की 1 मार्च को, वो भी कहां से हुई है? स्पेसिफिक फंड से। और हमें अब तक तो जनरल फंड की जरूरत पड़ी नहीं। और स्पेसिफिक फंड की जो लायबिलिटी है उस पर बोरिंग कॉस्ट ऑलरेडी 2,25,000 से ऊपर कैपिटलाइज है। तो मुझे उस पर कोई अलग से मजीद बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं। इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं, समझें इस बात को। वो स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट ऊपर लाइबिलिटी के ऊपर कैपिटलाइज हो चुकी है, क्योंकि स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट जो एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट होगी कैपिटलाइज होगी के तौर पे कैपिटलाइज होगी। ये बात आपको पिछली क्लासेस में अच्छी तरीके से समझा दी गई। यस बेटा जवाब दीजिए। अच्छा जी, अब बताइए नेक्स्ट एक्सपेंडिचर कब है? नेक्स्ट एक्सपेंडिचर कब है? 1,80,000 का। अब अगली पेमेंट करनी है 1 मई को 1,80,000 की। क्या ये पेमेंट करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट रकम मौजूद है स्पेसिफिक फंड्स में? स्पेसिफिक फंड में से अब तक हम 10,20,000 रुपए खर्च कर चुके हैं। तो 15 लाख में से अगर हम 4,20,000 और 6 लाख माइनस करते तो बताइए बैलेंस कितना बचता है? 4,80,000। इसका मतलब यह है कि जो 1,80,000 की पेमेंट है उस पेमेंट को करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक फंड कितना मौजूद है? 4,80,000। और हमें अब इससे अब कितनी पेमेंट करनी है? 6 लाख। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर 1 मई को 4,80,000 का इंतजाम तो कहां से हो गया? स्पेसिफिक फंड से। रिमेनिंग 6 लाख का इंतजाम करने के लिए मुझे कौन से फंड इस्तेमाल करने पड़े? मुझे वो फंड इस्तेमाल करने पड़े जो मेरे जर्नल फंड्स। ठीक है। अब क्योंकि जनरल फंड इस्तेमाल हुआ है, जो जनरल फंड से होने वाले एक्सपेंडिचर पर अब बोरिंग कॉस्ट क्या होगी? कैपिटलाइज होगी। कैसे होगी? बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन रेट। बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन रेट। ठीक है जी। उसके बाद सर लास्ट एक्सपेंडिचर कितने का हो रहा है? 9 लाख रुपए का। कब हो रहा है? 31 दिसंबर को। और ये पेमेंट करते वक्त भी हमारे पास कोई जर्नल फंड अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ? 3 मिलियन के क्वालिफाइंग एसेट पर होने वाले एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए 15 लाख कहां से अरेंज हुए? स्पेसिफिक फंड से। 15 लाख कहां से अरेंज हुए? जर्नल फंड से। जो 15 लाख स्पेसिफिक फंड से अरेंज हुए उसकी बोरिंग कॉस्ट ऊपर 2,25,000 पहले कैलकुलेट हो चुकी है उसकी लाइबिलिटी पर, क्योंकि स्पेसिफिक फंड्स पर जो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी वो एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट होगी। लेकिन जो एक्सपेंडिचर रिमेनिंग 15 लाख के आपने कहां से अरेंज किए हैं? जनरल फंड से। उस पर बोरिंग कॉस्ट क्या कहलाएगी? जनरल बोरिंग कॉस्ट। और वो कैसे वर्कआउट करनी है? बाय अप्लाइंग व्हाट? कैपिटलाइजेशन रेट। जवाब दें। सही है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर रिक्वायरमेंट नंबर 2 आपकी पूरी कर देता हूँ। ये आप अगले पेज पे कर लीजिएगा, लेकिन मेरे पास स्पेस यहाँ पर है तो मैं इसको एलोकेट करना चाह रहा हूँ। वो क्या है?
ठीक है, लोन आउटस्टैंडिंग। और कैपिटल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, स्पेसिफिक बोरिंग को इस्तेमाल करेंगे। पीरियड, वेटेड एवरेज, लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट, वेटेड। आई थिंक स्पेस थोड़ा मैनेज नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, अगले पेज पे चलते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है जी। कैलकुलेशन रेट आ गया, लोन आउटस्टैंडिंग, पीरियड, वेटेड एवरेज लोन, इंटरेस्ट रेट, वेटेड एवरेज इंटरेस्ट। ठीक है जी। तो जरा बताइएगा पहला लोन जो था वो कितना था आउटस्टैंडिंग, जो जनरल लोन था 1.1 मिलियन और दूसरा 1.2 मिलियन। 1,100,000 और दूसरा 1.2 मिलियन, दूसरा अमाउंट जो है 1,200,000। इस अकाउंटिंग पीरियड में इस अकाउंटिंग पीरियड में ये लोन्स कितना आउटस्टैंडिंग रहे, बताइए सब लोग। 12 मंथ्स। इन अकाउंटिंग पीरियड्स में इनको सब्सटेंशियल पीरियड कितना मिला, कितना सब्सटेंशियल पीरियड मिला? इन अकाउंटिंग पीरियड में इन तमाम लोन्स को कितना सब्सटेंशियल पीरियड मिला? 12 मंथ्स। तो यहाँ पीरियड कितना लेना है, सब्सटेंशियल पीरियड लेना है 12 डिवाइड बाय 12। जब आप इनको 12 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो इनका वेटेड एवरेज बैलेंस भी वही आएगा जो इनका एक्चुअल बैलेंस होगा, यानी 1,100,000 और 1,200,000। जब इनका एक्चुअल बैलेंस ही इनका वेटेड एवरेज बैलेंस है तो इनका एक्चुअल इंटरेस्ट ही इनका एवरेज वेटेड एवरेज इंटरेस्ट कहलाएगा। एक का इंटरेस्ट रेट कितना है बेटा
10% एक का कितना है 12%। 10% निकालो, 12% निकालो, जवाब दो, जवाब दो बेटा। 1,100,000 का 10% क्या बनेगा बेटा? 1,10,000 यार। और 1,200,000 का 12% 144,000 बनेगा। टोटल टोटल कितना बना? टोटल बना कितना? टोटल बना यहाँ पर 3,300,000 और यहाँ कितना बना? 254,000। अब इत्तेफाक से 254,000 एक्चुअल इंटरेस्ट भी और वेटेड एवरेज इंटरेस्ट भी है। कैपिटलाइजेशन रेट ठीक है जी, 254,000 divided by 3,300,000 multiplied by 100। क्या आंसर आता है बेटा? 11 पॉइंट 2,300,000 है, 3,300,000 नहीं। ओके ओके, करेक्ट करेक्ट। यार किसी ने पीछे बताया ना मुझे। ओके जी, बताइए कितना हुआ? 254,000 divided by 2,300,000 multiply 11.04%। ठीक है जी। और अगर आप चाहें तो वो शॉर्टकट जो फॉर्मूला है, लेकिन उससे हर बार आंसर सेम नहीं आएगा, मतलब अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा, लेकिन अभी तो सेम आ जाएगा, मसला नहीं। आपने लिया पहला लोन 1,100,000 मल्टीप्लाई किया 10% से, प्लस 1,200,000 मल्टीप्लाई किया 12% से, डिवाइड किया 1,100,000 प्लस 1,200,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तब भी आंसर क्या आ गया आपके पास? 11.04%। ठीक है जी, ये आपको कैपिटल रेट मिल गया। क्लियर? नाउ अब कैपिटल रेट लगाना कहां पर है? वहां लगाना है जहां पर आपने एक्सपेंडिचर इनकर किया है जनरल बोरिंग कॉस्ट से। तो आपने जनरल बोरिंग कॉस्ट से पहला एक्सपेंडिचर कितना इनकर किया? 6 लाख का। तो 6 लाख को मल्टीप्लाई करें 11.04% से। लेकिन बताइए जरा, 6 लाख का एक्सपेंडिचर कब इनकर हुआ? 1 मई को। 1 मई से लेकर 31 दिसंबर, तो इस एक्सपेंडिचर को कितना सब्सटेंशियल पीरियड मिला बेटा? इस एक्सपेंडिचर को कितना सब्सटेंशियल पीरियड मिला बेटा? 8 मंथ्स।
क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 12। क्या आंसर आता है बताइए। 600,000 multiplied by 11.04% multiplied by 8 divided by 12, 44,160 ऐसे ही। अच्छा, उसके बाद 9 लाख को मल्टीप्लाई कर दें 11.04% से। ये एक्सपेंडिचर भी क्वालिफाइंग एसेट पे इनकर हुआ, जनरल फंड से खर्च हुआ, लेकिन ये खर्च कब हुआ, 31 दिसंबर को। अब इसको कितना सब्सटेंशियल पीरियड मिला, जवाब दें। हाँ भाई, इसको कितना मिला सब्सटेंशियल पीरियड बेटा, जवाब दें। जवाब है 0। 0 डिवाइड बाय 12 आंसर क्या हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा। यानी मतलब इस आखिरी एक्सपेंडिचर पे कोई बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी, क्योंकि ये बिल्कुल सब्सटेंशियल पीरियड के एंड पर इनकर हो रहा है। तो टोटल जवाब कितना आएगा आपके पास, 44,160। ठीक है जी, तो आपने 44,160 लिखा बेटा, यहाँ पर सम कीजिए। 269,000 160। तो 269,160 से इंटरेस्ट क्या हुआ, कैपिटलाइज हुआ, तो 3 मिलियन का एक्सपेंडिचर है, 269,160 का बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज है। टोटल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस क्या हुआ, 3,269,160। यस और नो, जवाब दे बेटा। अच्छा, अब एक और चीज, वो थी रिक्वायरमेंट नंबर 1, वो यहाँ कर देता हूँ सॉल्व। अब देखते हैं इसमें स्पेस मैनेज हो जाता है कि नहीं होता। इसमें हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है जी, अब तवज्जो कीजिएगा सब लोग। नंबर 1, और यहाँ क्या मांगता है बेटा, एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट। आप जानते हैं एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट तो लायबिलिटी पे वर्कआउट होगी ना। ठीक है जी, तो सबसे पहले स्पेसिफिक लोन था 1,500,000 का आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज की 1,500,000 थी। उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% था, और पूरे साल का जो इंटरेस्ट बन रहा था 12 डिवाइड बाई 12 कितना बन रहा है, 2,25,000। यानी स्पेसिफिक लोन पर जो एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट है, वही बोरिंग कॉस्ट हमने क्या की है, कैपिटलाइज की है। लेकिन अब इसमें बारी लाते हैं कि इसकी जनरल बोरिंग कॉस्ट। जनरल बोरिंग हमारे पास 1,100,000 की थी, उस पर एक्चुअल इंटरेस्ट बनता है कितना, 10%, और पूरे साल का क्या आंसर आता है, 1,10,000। और उसके बाद दूसरा लोन था हमारे पास 1,200,000 का, उस पर एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट बनती है 12% मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 12। क्या आंसर आया बेटा, 144,000। टोटल सम करें, टोटल सम, टोटल सम
479,000। तो 479,000 की टोटल बोरिंग कॉस्ट इनकर हुई है। इसमें से अगर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड क्या करते हैं, लेस कर दें, $269,160, तो कितनी बोरिंग कॉस्ट एक्सपेंस बनेगी, कितनी बोरिंग कॉस्ट का इफेक्ट गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? यस, 209,840। ठीक है बेटा, तो इसकी एंट्री इसकी एंट्री क्या बनी, जवाब दीजिए। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, और क्योंकि ये बोरिंग कॉस्ट पे हो चुकी है तो बैंक क्रेडिट, क्योंकि सब सारा इंटरेस्ट पे करना है दिसंबर। टोटल कितना इंटरेस्ट बना था, टोटल लेक्चर बोरिंग कॉस्ट कितनी बनी थी, टोटल बोरिंग कॉस्ट कितनी बनी थी? 47, तो 479,000 से इंटरेस्ट पे हुआ। इसमें से कैपिटलाइज कितना किया, इसमें से कैपिटलाइज कितना किया, 269,160 कैपिटलाइज करके कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का पार्ट बना दिया। तो जो बाकी बचा वो क्या बना, एक्सपेंस बना। कितने से एक्सपेंस बना, 209,840। ठीक है जी, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट पेड है तो ये रिकॉर्डेड भी है। हो सकता है एग्जामिनर आपको परेशान करे और आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर 479,000 से इंटरेस्ट एक्सपेंस दिखाई दे रहा हो, तो जो पे किया वो रिकॉर्ड किया, और अगर पेमेंट 479 से हो चुकी है और ट्रायल बैलेंस के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस 479,000 से क्या ऐसे एक्सपेंस बन चुका है, तो बताइए अब आपको एडजस्टमेंट क्या पास करनी होगी फाइनल अकाउंट्स के लिए? अगर 479,000 से एक्सपेंस पूरा का पूरा बन चुका है, लेकिन आप जानते हैं ये पूरा एक्सपेंस नहीं, इसमें कुछ बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज भी है, तो आपने एंट्री बना दी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 479,000 से, बैंक क्रेडिट 479,000, तो बताइए फिर आप एडजस्टमेंट क्या पास करेंगे इस केस में? एडजस्टमेंट क्या बनेगी फिर इस केस में? तो अगर कोई एंट्री बना चुका है इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 479,000 से, बैंक क्रेडिट 479,000, क्योंकि पेमेंट हो गई तो पे कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया, हो सकता है उस टाइम कंसीडर ना किया और सारा इंटरेस्ट एक्सपेंस बना दिया, लेकिन जब अकाउंट फाइनलाइज कर रहे हैं तो फिर आपको एडजस्टमेंट परफॉर्म करनी है। और वो एडजस्टमेंट कितने से परफॉर्म करनी है, तो जितने से आपने बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है, इट मीन आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस को बढ़ा के लिखा हुआ है, उतने से बढ़ा के लिखा हुआ है जितने से बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी है। तो अब एंट्री क्या बनेगी बेटा, अब एंट्री बनेगी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट, कितने से, 269,000
160। तो ख्याल रखें कि पेपर में आपको सिचुएशन क्या दी हुई है, क्या कोई एंट्री बन चुकी है, तो अगर कोई एंट्री बन चुकी है तो फिर मुझे एडजस्टमेंट बनानी है, और अगर पेपर में कोई एंट्री नहीं बनी तो फिर मुझे ऊपर वाली डायरेक्ट एंट्री बनानी है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट 269,160 से, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 209,840 से, और बैंक क्रेडिट। लेकिन अगर फर्ज करें क्योंकि पेमेंट हो चुकी है, हो सकता है एक एंट्री बनी हुई हो और पूरी एंट्री को आपने एक्सपेंस ट्रीट कर लिया हो, तो फिर आपको एडजस्टमेंट बनाकर एक्सपेंस रिवर्स करके जो अमाउंट कैपिटलाइज होना है उसे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में डेबिट करना है। ये तमाम चीजें सिचुएशंस है बेटा जो आपको एग्जाम में फेस करनी पड़ सकती है। जवाब दीजिए। सही है बेटा, कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना, चलें। तो अब क्या करें आप, ये एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4, इसका स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर 4 का स्क्रीनशॉट लें बेटा। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 का स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। क्वेश्चन नंबर 6 का स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों जो है वो जनरल बोरिंग के क्वेश्चन है, जनरल बोरिंग के क्वेश्चन। सिर्फ इसमें क्या निकालना है आपने, वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर निकालना है और उस पर रेट लगा देना। क्वेश्चन नंबर 6, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? अब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जी मैक्स कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ये 3 क्वेश्चन आपने करने हैं बेटा। ठीक है, हो जाएंगे? ओके, तो मैं इसको स्टॉप करूंगा, इंशाल्लाह बाकी बातें अगली क्लास में होंगी आपसे। ओके, अल्लाह हाफिज।